अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक चल रहा था। कल हमने एक दो एग्जांपल्स देख ली थी। आज एक और एग्जांपल मैंने वाइट बोर्ड पे अभी लिखी है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 6 वीमेन के एजेस और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एज क्या है जी आपके पास 56 और वहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या है जी 147। और यहाँ पे देखिएगा एज अगर 42 है तो ब्लड प्रेशर क्या है 125। इसी तरह लास्ट वैल्यू की तरफ आए तो यहाँ पे क्या है जी एज अगर 49 ईयर्स है तो ब्लड प्रेशर क्या है जी 145। ठीक है जी। अब यहाँ पे करना क्या है, ये लिखा हुआ है जी, एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर वाला कॉलम कौन सा है, वाई। लें जी, यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ। ऑन एज कौन सा है जी, एक्स वाला कॉलम। तो कौन से वाली लाइन आपने बेटे फाइंड आउट करनी है, वाई ऑन एक्स। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, उसने एक और चीज़ डिमांड कर ली है। हमने प्रिडिक्ट करना है ब्लड प्रेशर उस वीमेन का जिसकी एज जो है वो 45 ईयर्स है। तो सबसे पहले हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी और रिग्रेशन लाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे 45 पुट करेंगे तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए हमने एक और एग्जांपल की है, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है जी, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, अब इसमें क्या करते होते हैं, सबसे पहले मोड के बाद स्टैट के बाद a प्लस बी एक्स और इसके बाद आपके पास x और y का कॉलम आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर आपने y ऑन x कैलकुलेट करनी है तो फिर एज इट इज़ डाटा पुट कर देंगे। ठीक है जी, x की वैल्यू x के कॉलम में पुट कर दें और y की वैल्यू y के कॉलम में पुट कर दें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, 56, 147, 42, 125, 72, 160, 36, 118, 47, 49 और यहाँ पे आ गया जी 128 और 145। जैसे बेटे ये आप कंप्लीट डाटा एंटर कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, आपने AC का बटन प्रेस कर देना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डाटा एंटर करते जाते हैं x की वैल्यू में, इसको राइट साइड पे कर्सर को करते हैं और यहाँ से आगे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ना, आपने फर्स्ट x की वैल्यू के सामने फर्स्ट y की वैल्यू को पुट करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी कि ये 6 वैल्यूज x के कॉलम में, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आया, आपने राइट एरो प्रेस किया, कर्सर यहाँ पे आ गया y के कॉलम में और इससे नीचे अगर 12 वैल्यूज एंटर कर दी तो कभी भी आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। ओके जी। अब आपने यहाँ पे AC का बटन प्रेस किया, आपका डाटा तो सेव हो गया लेकिन डिसअपीयर हो गया। अब आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन बिल्कुल साफ है। ओके जी, एक हिंट मिल रहा होगा, ऊपर स्टैट लिखा होगा। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपने क्या करना है जी, यहाँ पे शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट के बाद 1 के बाद नंबर 5 पे REG रिग्रेशन लिखा हुआ आ रहा है और फिर नंबर 1 पे आपके पास बेटे A, जो कैपिटल A है बेसिकली वो स्मॉल a की ही वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या आ गया जी, ज़रा बताइएगा, 76.8। ओके, अब ये आपके पास A की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शिफ्ट के बाद 1 के बाद REG रिग्रेशन पे गए, यहाँ पे कैपिटल B होगा नंबर 2 पे। आपने कैपिटल B को जब प्रेस करना है तो इन एक्चुअल वो आपके पास B की वैल्यू दे रहा है। तो क्या आ गया जी, 1.19। ओके, जैसे ही आपके पास A और B की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, आप क्या करेंगे, आप इनको लाइन में पुट कर देंगे।
अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ रहा है जी। तो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए की वैल्यू है जी 76.8 और बी की वैल्यू है 1.19 एक्स। ओके, क्लियर है बच्चे। ये आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, लेकिन क्वेश्चन इससे आगे चल रहा है और वो क्या है, आल्सो एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर ऑफ अ वीमेन हुज एज इज 45 ईयर्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, आप x की जगह पे, क्योंकि एज की बात की जा रही है और एज क्या है, x है, तो पुट x इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो आपके पास y हैड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76.8 प्लस 1.19 इंटू 45। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया, 130.35 विच इज़ अप्रोक्सीमेट 130 कह लें हम। ठीक है जी। तो ये हमारे पास उस वीमेन का ब्लड प्रेशर आ गया जिसकी एज क्या थी बेटे, 45। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी देख लेते हैं, और इसी तरह से लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात की। जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 10 में अगर वो न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं देता तो इन प्रॉपर्टीज़ से एमसीक्यू बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये प्रॉपर्टीज़ बड़े अच्छे से रेडी होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये नोट फरमा लें, इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ आता हूँ। जी ओके। बेटे हमारे पास टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक बी और एक डी। बी इन एक्चुअल क्या होता है, बी वाई एक्स, ठीक है जी, और डी क्या होता है, बी एक्स वाई। ठीक है जी। अब इसके कुछ की पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे कह लें, देखें जी क्या है जी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स are not affected by the change of origin but affected by the change of
change of scale. ये वाला की पॉइंट ना आपने कहीं और भी पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए, ठीक है जी, ये बिल्कुल उसके साथ सेम है, यानी कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होते, और इसी तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट भी जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है जी, बी भी इफेक्ट नहीं होता और डी भी इफेक्ट नहीं होता। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सर जी ज़रा प्रूफ करके दिखाएं कि ये इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, तो हम लोग एक रफ सी एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग जो है वो उसका ओरिजिन चेंज करेंगे और स्केल चेंज करेंगे। ओरिजिन से वो इफेक्ट नहीं होगा लेकिन स्केल से इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा इसकी एग्जांपल, हमारे पास एक x का कॉलम है और एक y का, कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ 3, 7, 9, 16 और 20। ओके, यहाँ पे y में वैल्यूज लिख देता हूँ 15, 19, 20, 25 और 27। ओके, अब देखिएगा बेटे आपके पास ये x और y का कॉलम आ गया है। अब आपने इससे पहले b और d कैलकुलेट करना है। कीजिएगा ज़रा b कैलकुलेट, इससे ओरिजिनल डाटा है ना, तो b कैलकुलेट करें ज़रा। ये x और y की वैल्यूज़ है ना, कैलकुलेटर में पुट करके मुझे b का रिजल्ट दें सिर्फ। 0.69। और बेटे अगर ये आपके पास क्या है जी, b का रिजल्ट आ गया, अगर आपने d का रिजल्ट लेके आना है तो d का रिजल्ट किस तरह से आएगा, कैलकुलेटर में x के कॉलम में y की वैल्यूज पुट कर दें और y के कॉलम में x की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो फिर आपके पास जो कैलकुलेटर b का आंसर देगा वो b का नहीं होगा, इन एक्चुअल वो किसका होगा, d का आंसर होगा। वापिस सुन ले ज़रा बेटे, जब आपने d कैलकुलेट करना होता है ना, d, ठीक है जी, जब आपने d कैलकुलेट करना होता है तो कैलकुलेटर में x वाले कॉलम में आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की, और y वाले कॉलम में आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की। फिर आप b निकालेंगे ना, वो b नहीं होगा, वो क्या होगा, d होगा। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा। 1.4442, ओके, 1.42, राइट। अच्छा बेटे ये तो था ओरिजिनल डाटा, अब हम करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन अपनी मर्जी से कर लें, चलें जी, x की वैल्यू में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, y की वैल्यू में कुछ माइनस कर देता हूँ। ये यहाँ पे लिख लेते हैं जी, देखें जी, u का कॉलम हम लोग नया कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि ये u है, और यहाँ पे क्या है जी, x + 5, और यहाँ पे लिख लेता हूँ y, और यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी v, और v का कॉलम क्या है जी, y - 3। रैंडम है जी, मैंने एक में 5 ऐड कर लिया हर एक वैल्यू के अंदर, और y कॉलम में से हर एक वैल्यू में से 3 को माइनस कर दिया। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पे देखिएगा क्या है जी, x + 5, तो 3 + 5, 7 + 5, 12, 9 + 5, 16 + 5, 20 + 5। यहाँ पे आ जाएं जी y में, तो 15 - 3, 19 - 3, और 27 - 3, 24। अब बेटे ये आपके पास नया डाटा आ गया, अब इसको कैलकुलेटर में पुट करें, u को x के कॉलम में पुट करें और v को y के कॉलम में पुट करें, तो आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी b की 0.69। ज़रा चेक कीजिएगा दोनों की वैल्यू के अंदर फ़र्क तो नहीं है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। ये b की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आप d कैलकुलेट करके देख लें तो d का रिज़ल्ट भी चेंज नहीं होगा, 100% यही आएगा। ओके, अब बेटे जैसे आप इसका स्केल चेंज करेंगे
तो ये क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे। स्केल चेंज करते हुए यहाँ पे आप 2 कॉलम्स और लेके आएँ, तो x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y को 5 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड कर दें, 7 पे डिवाइड कर दें, जो आप एक कांस्टेंट वैल्यू ले लें, x को मल्टीप्लाई कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माइंड में ये ना हो सर जी दोनों को मल्टीप्लाई किया शायद इस वजह से आंसर ठीक आ रहा है, ना ना, आप स्केल की दोनों कैटेगरीज को यूज़ कर लें, मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, तब भी आपके पास ये चेंज नहीं, और सॉरी स्केल में चेंज आएगा, ओरिजिन में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है जी। चेंज ऑफ ओरिजिन से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इफेक्ट नहीं होते और चेंज ऑफ स्केल से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इफेक्ट होते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ चलें। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया था एक और की पॉइंट, और क्या था, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑलवेज हैव द सेम साइन। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स जो होता है वो बी होता है, और बी एक्स वाई जो होता है वो आपके पास डी होता है। ओके जी। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑलवेज हैव द सेम साइन। यानी कि बेटे अगर b पॉजिटिव है तो d भी पॉजिटिव होगा। यहां से भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए अगर b का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो d भी पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। क्लियर है जी। अगर b यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव देता तो d की वैल्यू 100% नेगेटिव होती। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं, ये की पॉइंट क्लियर है, कल भी मैंने बताया था। अब बेटे इसकी रेंज देख लें, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की रेंज क्या है, the range of regression coefficients are माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के दरमियान b और d की कोई भी वैल्यू आ सकती है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि -1 से +1 के दरमियान ही रहेगी या 0 से 1 के दरमियान ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब बेटे बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टी की तरफ। कौन से वाला? तीसरे वाला। बेटे रेंज, ये आंसर ये देखें ना 0.69, यहाँ पे 10.69 भी हो सकता था, 15.69 भी हो सकता था। यानी कि रेंज ये बता रही है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर ये मैं ये कह देता जी -1 से +1 के दरमियान आ सकती है, तो फिर -1 से छोटी नहीं हो सकती थी, +1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये वाली नहीं है। वैसे भी ये मीनिंगलेस की पॉइंट है। फर्स्ट वाले 2 जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर है जी। अब इससे आगे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन। आप उसको x ऑन y के साथ भी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हो और y ऑन x के साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइन y ऑन x है तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ y ऑन x के साथ लिखवा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये मैं रेज कर रहा हूँ जी। इसमें अगर आपने स्केल चेंज करना होगा ना जी तो आप करके देख लीजिए। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे, जैसे कि ये आपके पास, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने ये u का एक नया कॉलम बना लिया, और वो क्या है जी 3x कर लें, और एक मैंने v का कॉलम बनाया, वहाँ पे क्या है जी y डिवाइडेड बाई 2 कर लें। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से जो b और d का रिजल्ट निकालोगे बच्चों, वो चेंज होगा ओरिजिनल रिजल्ट से, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। क्लियर है जी। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट क्या है, बी और डी का आंसर। ये देखिए बेटे, अगर ये पॉजिटिव है ना दोनों, ये बी पॉजिटिव है ना, ये प्लस का साइन है इसके साथ, तो डी के साथ भी प्लस का साइन होगा। अगर बी के साथ माइनस का साइन होता, जैसे -1.03 होता,
तो इसका मतलब था कि डी का जो भी आंसर आता, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मैं, डी का आंसर आ गई -3.72, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का ही होता। अगर बी का साइन माइनस है तो डी का भी माइनस है, बी प्लस है तो डी भी प्लस है। क्लियर है जी? ओके बच्चों, जब आप सीए में पढ़ रहे होंगे ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3, उसमें भी आपको रिग्रेशन कोरिलेशन आएगी। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से अभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें, ताकि जब आप इसके एडवांस लेवल को स्टडी करें तो आपको आता हो। नहीं, वो या तो नवीद अंसारी साहब पढ़ाएंगे या सर अदनान रशीद साहब पढ़ाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल जी। 500 रुपीज़ हैं मेरे पास, मैं लेके आया हूँ घर से। ठीक है, मैं अब्बू से आज उधार लेके आया हूँ, 500 रुपीज़ मुझे दे दें। ठीक है, तो उसका हम लोग चेंज करवाते हैं, फिर आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं लिस्ट मंगवा लेता हूँ, ज़रा मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करवा लेने दें। चलें जी, बस इधर देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ठीक है जी, अब यहां पे देखिए जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ रेजिड्यूल, रेजिड्यूल भी कह सकते हैं, एरर भी कह सकते हैं, डेविएशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो सम ऑफ रेजिड्यूल्स सम ऑफ रेजिड्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब रेजिड्यूल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। डेट इज समीशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। अब वाई हैट कौन से वाली वैल्यू होती है? जो हम लोग एस्टीमेट कर रहे होते हैं, जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं ना जी। जैसे ये देखें, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है एक, वाई हैट इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5x। ओके, अब इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास वाई हैट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, y में से वाई हैट को माइनस करते जाएंगे, एक कॉलम जनरेट हो जाएगा, उस कॉलम का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है जी? यहाँ पे मैं ये करवा देता हूँ। चलें, इससे नेक्स्ट जो है फिर हम लोग अवॉइड करेंगे एग्जाम्पल से, क्योंकि बच्चे ये जो चीज़ है ना, बेसिकली आपने ये लाइन याद रखनी है। ये एग्जाम्पल तो मैं आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको ये रिज़ल्ट वेरीफाई करवा सकूँ कि देखें जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू क्या आ गई? 5 4 3 2 1। ओके,
ये हमने एक डाटा ले लिया एक्स और वाई के कॉलम में। अब हम लोग क्या चीज़ प्रूव करने वाले हैं जी कि सम ऑफ रेजिडुअल इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ओके जी। अब यहाँ से आपने क्या करना है बच्चे, आपने जो है वो ये रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी, वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मुझे कैलकुलेटर की मदद से ए का रिजल्ट भी बताइएगा और बी का भी बताइएगा, जल्दी करें ज़रा। ए का 6 आंसर आ रहा है, -3.9 और बी का आंसर -0.3x, -0.3x। ऐसे ही है जी, ये x तो साथ आएगा ही आएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस में चेंज हो गया तो 3.9 माइनस 0.3x आ गया। ये बेटे आपके पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इस रिग्रेशन इक्वेशन को आपने यहाँ पे लिखना है 3.9 माइनस 0.3x। ओके, अब क्या करेंगे जी, इसमें x की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे। कीजिएगा ज़रा। तो 3.9 माइनस 0.3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, 3.6 आ गया। नेक्स्ट 3.3, फिर 3.0, फिर 2.7 और फिर 2.4, यही है। चेक करें ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, चेक कर लें एक दफ़ा। ये बेटे किसका कॉलम आ गया, वाई हैड का कॉलम आ गया। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग नया कॉलम कंस्ट्रक्ट करने लगे, y माइनस वाई हैड। तो हर y की वैल्यू में से y हैड की वैल्यू को माइनस करते चले जाएं। तो क्या आ गया जी, 5 माइनस 3.6 1.4, 1 माइनस 3.3 माइनस 2.3, 4 माइनस 3, 2 माइनस 2.7 और 3 माइनस 2.4। बेटे आप इसको ऐड फरमा लें तो ये आपके पास समीशन y माइनस वाई हैड जो है इसका सम कर, कहाँ पे, ओके ओके ओके, ये है। तो आप इसको ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है जी, ओके क्लियर है जी। अच्छा बच्चे, सम टाइम ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास b की वैल्यू आई है ना, ये ज़रा पॉइंट में आ जाती है। जैसे कि 0.327 और उसके बाद 9 होता है तो हम 7 को 8 कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। ठीक है, राउंडिंग में क्या होता है, जब हम लोग ये वेरिएशन ले रहे होते हैं तो यहाँ पे आंसर कुछ लीस्ट आ जाता है 0.05, 0.06। लेकिन आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो आपने क्या करना है कि आंसर 0 ही है। समझ आ रही है, क्लियर है जी। वो हमारी कैलकुलेशन में राउंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता होता है। ये मैं मैनुअल पेपर की बात कर रहा हूँ। मैनुअल तो आपको जाके CMA में नज़र आएगा ये वाला टॉपिक, लेकिन अभी तो आपने MCQs टाइप ही क्वेश्चन को डील करना है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट बस याद होना चाहिए कि सम ऑफ रेजिड्यूल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं बस प्रॉपर्टीज़ आपको लिख दूँ। हाँ जी, क्या, हाँ साइन सेम आएंगे। ये b निकाला ना, d भी निकाल लो तो वो भी माइनस में ही आएगा। d और b का साइन सेम आएगा, a और b का नहीं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन सेम आएंगे। ठीक है जी। यहां से बच्चे ये b है, b माइनस में आया ना, तो इसका d कैलकुलेट करके देख लो, d भी माइनस में आएगा। ओके,
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल, ये जिस तरह मीन की नहीं है फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज के सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। ये सिर्फ आप डेविएशन की जगह पे वर्ड लगा लें रेजिड्यूल का या एरर का, समझ आ रही है? तो बात सारी की सारी वही है, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, वो मीन के हिसाब से था, ये जो है रिग्रेशन में आके तो ये रेजिड्यूल के हिसाब से आ गया। और रेजिड्यूल किस तरह से आता है? y माइनस वाई हैट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू कह लें, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है जी? y माइनस वाई हैट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल is minimum, that is summation y minus y hat ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। अब आते हैं जी थर्ड की पॉइंट की तरफ, और थर्ड क्या है जी? सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। जी सर जी, हाँ जी, ये देखें एरर को जो है ना, ये जो y माइनस वाई हैट होता है ना, इसको e के साथ शो करते हैं। y माइनस वाई हैट लिख लें या e लिख लें। तो अब ये देखें, अगर आप इसकी बात करेंगे तो सम ऑफ एरर की, तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, समीशन ई इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ एरर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आप सम ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। अच्छा जी, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज is always equal to the sum of estimated values। एस्टिमेटेड वैल्यूज कौन सी होती हैं बच्चे? वाई हैट वाली। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी होती हैं? जो ओरिजिनल डाटा के अंदर आपको वाई की वैल्यू दी गई होती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है जी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एक्स, ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ वाई, ये है एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई। ये कौन सी है बच्चे? एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा यहाँ पे जो ये लिखी हुई है लाइन, इसका मतलब क्या है? समीशन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई हैट। और आपके सामने ये एक एग्जाम्पल की भी हुई है, इसका ही सम लेके देख लेते हैं। तो बच्चे ज़रा सम लीजिएगा, समीशन वाई कितना आता है? 15। और ज़रा इसका भी सम लेके देख लें, समीशन वाई हैट कितना है? ठीक है जी। तो ये भी आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज। क्लियर है जी? याद रहेगा कि जब आपने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, आप उनका सम चेक कर लें ऑब्जर्व्ड वैल्यू के साथ, तो सेम आएगा। अगर आपने एक्स ऑन वाई लाइन फाइंड आउट की होती तो फिर एक्स ऑन वाई के लिए यहाँ पे क्या होता? एक्स हैट, और एक्स हैट का सम करते समीशन एक्स हैट, फिर उसको किसके साथ चेक करते? एक्स के कॉलम के साथ। समझ आ रही है? अच्छा जी, चलें जी लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी? यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू, regression line always passes through its point of means। बेटे पॉइंट आपके पास किस तरह से आता है ये देखिएगा। आपके पास पॉइंट आ गया P, और इसका फर्स्ट क्या होता है जी?
एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एब्सिसा कहते हैं, और सेकंड क्या होता है जी ऑर्डिनेट जिसको वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है ना जी। अब ये देखें ये पॉइंट है, अगर ये एक्स और वाई वैल्यू की जगह पे हम लोग ये बात कर लें एक्स बार और वाई बार, तो रिग्रेशन लाइन जो है ना ये देखें जी यहाँ पे मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी होती तो हमने रुक जाना था। आप ज़रा देखिएगा, अगर यहाँ पे मेरे पास एक्स वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हैट है, ओके जी। अब देखें जी यहाँ से अगर लाइन इस तरह से जा रही है तो ये लाइन किस पॉइंट को में से पास करेगी, उसके मीन पॉइंट में से। एक्स के कॉलम का मीन निकाल लें, वाई के कॉलम का मीन निकाल लें, तो जो पॉइंट बनेगा ना वो बेटे ये लाइन उसमें से पास कर रही होगी। क्लियर है जी, ये एक रिग्रेशन लाइन है, ठीक है जी। तो रिग्रेशन लाइन किस में से पास करेगी, उसके मीन पॉइंट में से। ये एक्स का कॉलम मौजूद है, इसमें से एक्स बार निकाल सकते हैं, वाई का कॉलम मौजूद है, वाई बार कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया जा सकता है। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ये आ गई जी 2 और 4, और यहाँ पे देखिएगा वैसे बात कर रहा हूँ, अगर इस डाटे से देखें तो फिर तो दोनों ही 3 आ जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी दोनों ही 3 3 ले लें, उसी डाटे की बात कर लेते हैं। तो ये देखें जी आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 3 और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 3, तो इनका जो कॉमन पॉइंट बन गया वो क्या बन गया जी, तो ये लाइन 3 और 3 में से पास करेगी। क्लियर है जी। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, इंशाल्लाह इससे कल आगे कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।